हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने और अपने आप को ख्याल रखते होंगे। मैंने नीतीश कुमार चमार की धरती से आप लोगों को नमस्कार करता हूँ। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। और मैंने सिलेबस उसमें समझाया था। प्रोज में 11 चैप्टर पढ़ना था और पोइट्री में 10 चैप्टर पढ़ना था। तो सिलेबस हमने समझा दिया था और कौन सा चैप्टर किसने लिखा है, कौन राइटर के द्वारा लिखा है। पहला चैप्टर का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है और हम शुरुआत करते हैं इसको। तो देखिए, इंडियन का मतलब भारतीय, सिविलाइजेशन मन सभ्यता, एंड मन और कल्चर में संस्कृति, अर्थात भारतीय सभ्यता और संस्कृति के बारे में महात्मा गांधी के द्वारा बताया गया है। और महात्मा गांधी अपना विचार व्यक्त किए हैं और महात्मा गांधी हमारे सभ्यता एवं संस्कृति को दुनिया के आगे उजागर किए हैं और हमें समझाए हैं कि हमारा जो संस्कृति एवं सभ्यता है, हमारी सभ्यता एवं संस्कृति पश्चिमी सभ्यताओं से भिन्न है, अलग है और यूनिक है। वहीं विचार महात्मा गांधी के द्वारा इसमें व्यक्त किया गया है। चलिए हम पढ़ते हैं। पहले हम महात्मा गांधी के बारे में थोड़ा परिचय जानते हैं जो लिखा गया है। देखिए, लिखा है, क्या लिखा है? लिख रहा है कि मोहनदास करमचंद गांधी 1869 to 1948, पॉपुलरली नोन एज बापू और द फादर ऑफ द नेशन। अर्थात कह रहा है कि मोहनदास करमचंद गांधी 1869 में इनका जन्म होता है और 1948 में इनकी मृत्यु हो जाती है। पॉपुलरली प्रिय हुए, अर्थात पॉपुलर हुए, नोन के रूप में, एज नोन जाना जाता है। मोहनदास करमचंद गांधी को मुख्य रूप से जाना जाता है एज बापू के रूप में, और या द फादर ऑफ द नेशन, राष्ट्रीय पिता के रूप में मोहनदास करमचंद गांधी जो महात्मा गांधी को कहा जाता है। और महात्मा गांधी को मुख्य रूप से बापू के रूप में या राष्ट्रीय पिता के रूप में भी जाना जाता है। वाज थे मोर, बहुत अधिक, ए स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। कह रहा है कि वाज मोर ए स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। कह रहा है कि राजनीति में या आध्यात्मिक नेता के रूप में जाने जाते थे, बहुत ही अधिक आध्यात्मिक थे। आगे कह रहा है ही सक्सेसफुली, उसने सफलतापूर्वक यूज्ड, प्रयोग किया, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, सत्य एवं अहिंसा। नॉन वायलेंस का मतलब होता है अहिंसा, नॉन मैंने नहीं, वायलेंस मैंने हिंसा, मतलब हिंसा नहीं मतलब अहिंसा। तो उसने कह रहा है ही सक्सेसफुली, उसने सफलतापूर्वक यूज्ड, प्रयोग किया, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, सत्य एवं अहिंसा का प्रयोग किया, एज द चीफ वेपन्स अगेंस्ट। कह रहा है एज मैंने के रूप में, द चीफ वेपन्स, चीफ मैंने मुख्य, वेपन्स मैंने हथियारों के। कह रहा है कि सत्य एवं अहिंसा का प्रयोग जो उसने किया मुख्य हथियार के रूप में किया, अगेंस्ट के खिलाफ, द ब्रिटिश रूल अर्थात अंग्रेजी नीतियों के विरुद्ध, इन इंडिया भारत में, एंड हेल्प्ड मदद किया, इंडिया गेन इंडिपेंडेंस, और भारत को आज़ादी दिलाने में, प्राप्त करने में उसने मदद किया, हेल्प किया। अर्थात कह रहा है कि महात्मा गांधी का मुख्य हथियार क्या था? सत्य एवं अहिंसा था, और इसी सत्य अहिंसा के हथियार का प्रयोग किया अगेंस्ट ब्रिटिश रूल के खिलाफ भारत में, और उसने आज़ादी दिलाने फ्रॉम 1915 टिल 1948। कह रहा है कि 1915 से 1948 तक ही कम्प्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स। उसने पूरी तरह डोमिनेट किया इंडियन पॉलिटिक्स, भारतीय राजनीति को। कह रहा है कि 1915 से 1948 तक महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति को डोमिनेट किया। डोमिनेट का मतलब नेतृत्व किया, ठीक है। आगे लिख रहा है ही डायड एट द हैंड्स ऑफ अ फैनेटिक ऑन 30 जनवरी 1948। कह रहा है कि 30 जनवरी 1948 को वह मर जाते हैं। हिज ऑटोबायोग्राफी, उसके जीवनी में, हिज मैंने उसके ऑटोबायोग्राफी मैंने आत्मकथा, बायोग्राफी मैंने जीवनी, मतलब जो किसी दूसरे के द्वारा लिखा गया होता है उसे बायोग्राफी कहा जाता है, लेकिन जब खुद के बारे में, अपने जीवन के बारे में लिखा जाता है खुद से, तो उसे ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है। तो लिख रहा है हिज ऑटोबायोग्राफी, अपनी आत्मकथा में, उसकी आत्मकथा का नाम है माई एक्सपेरिमेंट्स विद द ट्रूथ। कह रहा है कि हिज ऑटोबायोग्राफी, उसने अपनी आत्मकथा में, जिसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट्स विद द ट्रूथ, इस आत्मकथा में क्या कह रहे हैं? एंड द न्यूमरस, और न्यूमरस माने अनेक, आर्टिकल्स माने वस्तुएं, चीज़ें। कह रहा है कि अपनी आत्मकथा में बहुत सारी चीज़ें दैट ही रोट, उसने लिखे, फॉर यंग इंडिया, एक नवयुवक भारत के लिए, एक नए भारत के लिए, एंड द स्पीचेज, और बताए भी हैं और बताते हैं, दैट ही डिलीवर्ड, उसने दिए, ऑन डिफरेंट ओकेजन्स, विभिन्न अवसरों पर, रिवील, उजागर किया, हिम नॉट ओनली एज एन ओरिजिनल थिंकर, एक मूलभूत विचार के रूप में ही नहीं, बट ऑल्सो, बल्कि एज अ ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट आइडियोमेटिक इंग्लिश, और उसने अपने विचार को एक इंग्लिश में भी प्रस्तुत किए। कह रहे हैं कि विभिन्न ओकेजन पर वो अपने विचारों को, अपने स्पीच को डिलीवर्ड किए और रिवील, उजागर किए। नॉट ओनली एज ओरिजिनल थिंकर, वे
वह मतलब महात्मा गांधी एक ओरिजिनल थिंकर ही नहीं, विचारक ही नहीं, बल्कि एक बहुत महान चेस्ट आइडोमेटिक थे इंग्लिश में, ठीक है। इन द फ्लोइंग एक्सट्रैक्ट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, नीचे दिए गए हैं इंडियन सिविलाइजेशन मान भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति, जिसमें गांधी जी टॉक्स, जिसमें गांधी जी बोलते हैं, बताते हैं अबाउट के बारे में, द साउंड ऑफ फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, जिसमें भारतीय सभ्यता के नींव के बारे में बोलते हैं कि विच जो हैज सक्सेसफुली विदस्टूड द पासेज ऑफ टाइम, कह रहे हैं, जिसमें महात्मा गांधी बता रहे हैं, जिसमें महात्मा गांधी भारतीय सभ्यता के नींव के बारे में बता रहे हैं, विच हैज सक्सेसफुली विदस्टूड पैसेज ऑफ टाइम, जो कि अभी भी दृढ़ पूर्वक अर्थात अभी भी स्थिर है। भारतीय सभ्यता क्या है? स्थिर है। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, आगे लिखा है द वेस्टर्न वेस्टर्न पश्चिमी सिविलाइजेशन, वेस्टर्न सिविलाइजेशन विच हैज़ द टेंडेंसी, कह रहा है कि वही जो पश्चिमी सभ्यता है, टेंडेंसी मतलब नाजुक है, नॉर्मल है, अस्थिर है, टू प्रिविलेज मटेरियलिटी कैन नॉट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन दैट एलिवेट्स द मोरल बीइंग, कह रहा है कि जो वही पश्चिमी सभ्यता है वो बहुत ही नाजुक और स्थिर है, प्रिविलेज मटेरियलिटी जिसमें मटेरियल है, जिसमें चीज़ें हैं, कैन नॉट मैच, वे मैच नहीं करते हैं, वे इंडियन सिविलाइजेशन माने भारतीय सभ्यता से मैच नहीं करता है, दैट एलिवेट्स द मोरल बीइंग, जो कि मानवीय नैतिकता मान जो नैतिकता को उजागर किया है, विकसित किया है भारतीय सभ्यता, उससे वह वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न सिविलाइजेशन मैच नहीं करता है, ये महात्मा गांधी बता रहे हैं। अर्थात कह रहे हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन स्थिर है, अडिग है, लेकिन वही जो वेस्टर्न कल्चर है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, वो अडिग नहीं है और स्थिर है, ठीक है, जो कि भारतीय सभ्यता से मैच नहीं। आगे देखिए, कह रहे हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति के बारे में महात्मा गांधी यहाँ पर अपना स्पीच शुरू करते हैं, ठीक है, और बोलते हैं, कह रहे हैं आई किसके लिए प्रयोग किया गया है? महात्मा गांधी के लिए प्रयोग किया गया है, ठीक है। कह रहे हैं आई बिलीव, मैं विश्वास करता हूँ, दैट कि द सिविलाइजेशन इंडिया हैज़ इवॉल्व्ड इज नॉट बी बीटन इन द वर्ल्ड, इसका मतलब हुआ, कह रहा है कि आई बिलीव, मैं विश्वास करता हूँ या मुझे विश्वास है, दैट कि द सिविलाइजेशन जो सभ्यता इंडिया ने हैज़ इवॉल्व्ड विकसित किया है, इज नॉट बी बीटन इन द वर्ल्ड, इस संसार में उसे परास्त नहीं किया जा सकता है। कह रहे हैं महात्मा गांधी कि मैं विश्वास करता हूँ, मुझे भरोसा है कि जो सभ्यता भारत ने विकसित किया है उसे संसार में परास्त नहीं किया जा सकता है, ठीक है। आगे बोल रहे हैं कि नथिंग कैन इक्वल द सीड्स सोन बाय आवर एंसेस्टर्स, कह रहा है कि नथिंग, कुछ नहीं, कैन इक्वल कुछ समान नहीं हो सकता है, कुछ एक जैसा नहीं हो सकता है, द सीड्स सोन, सीड्स माने बीज, सोन माने बोया गया, बाय आवर, बाई माने के द्वारा, और माने हमारे, एंसेस्टर माने पूर्वजों, जो हमारे पूर्वजों के द्वारा बीज बोया गया है, वो कभी भी समान नहीं हो सकता है, वो कभी भी एक समान नहीं हो सकता है। किससे तुलना कर रहे हैं? वेस्टर्न कल्चर एवं सिविलाइजेशन से ये महात्मा गांधी इंडिया के सिविलाइजेशन से कनेक्ट कर रहे हैं और रिलेट कर रहे हैं और तुलना कर रहे हैं कि जो पूर्वजों के द्वारा हमारी सभ्यता में संस्कृति एवं सभ्यता का जो बीज बोया गया है वो कभी भी एक समान नहीं हो सकता है। आगे कह रहे हैं रोम समाप्त हो गया, वेंट माने समाप्त हो जाना, चला जाना, खत्म हो जाना, तो रोम समाप्त हो गया। ग्रीस माने यूनान, के साथ यूनान का भी वही हाल है, सेम फैट द माइट ऑफ द फेराउज, कह रहा है कि द माइट ऑफ फेराउज वाज ब्रोकन, द माइट माने शक्ति, ऑफ द फेराउज की शक्ति, वाज ब्रोकन, चूर हो गया है। फेराउज क्या होता है? पूछिएगा फेराउज क्या है? मिस्र की जो प्राचीन मिस्र था, इजिप्ट जिसे बोला गया है, तो प्राचीन मिस्र के जो शासक थे उनकी शक्ति को बोला गया है फेराउज, मतलब प्राचीन मिस्र के शासक को फेराउज बोला गया है। तो वहीं कह रहा है कि द माइट ऑफ फेराउज, अर्थात प्राचीन मिस्र की शक्ति, वाज ब्रोकन, टूट गया है, समाप्त हो गया है, चूर हो गया है। जापान हैज बिकम वेस्टर्नाइज्ड, जापान वेस्टर्नाइज्ड हो गया है, पश्चिमीकरण हो गया है, जापान का पश्चिमीकरण हो गया है, अर्थात वो अपने देशीकरण में नहीं रहा है। ऑफ चाइना नथिंग कैन बी सेड, और चाइना के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। नथिंग माने कुछ नहीं, कैन बी सेड कहा नहीं जा सकता है। वही लिख रहे हैं आगे बट, बट इंडिया इज स्टील, लेकिन भारत अभी भी स्थिर है। सम हाउ और अदर, किसी भी ढंग से, किसी भी तरह से, साउंड एट द फाउंडेशन,
कह रहे हैं कि बट इंडिया इज स्टिल समहाउ और अदर साउंड एट द फाउंडेशन, लेकिन वहीं भारत अभी भी स्थिर है किसी भी तरीके से, किसी भी ढंग से, सम हाउ और अदर किसी भी ढंग से, साउंड एट द फाउंडेशन, भारत की नींव अभी अडिग है। आगे लिख रहे हैं, आगे कह रहा है कि द पीपुल ऑफ यूरोप, यूरोप के लोग, द पीपुल ऑफ यूरोप का मतलब होता है यूरोप के लोग, लर्न सीखते हैं, दियर लेसन्स उनके पाठों से, कह रहा है कि द पीपुल ऑफ यूरोप लर्न दियर लेसन्स फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ द मैन ऑफ ग्रीस और रोम विच एग्जिस्ट नो लॉन्गर इन दियर फॉर्मर ग्लोरी। कह रहा है कि द पीपुल ऑफ यूरोप, यूरोप के लोग लर्न सीखते हैं, दियर लेसन्स उनके पाठ से, उनके पाठ, फ्रॉम से, राइटिंग्स ऑफ द मैन ऑफ ग्रीस यूनान के लोगों के लिखावट से, लेख से सीखते हैं। क्या सीखते हैं? और रोम अर्थात यूनान एवं रोम के जो लेख हैं उनसे सीखते हैं। विच एग्जिस्ट नो लॉन्गर जो कि अभी मौजूद नहीं है, विच एग्जिस्ट नो लॉन्गर इन दियर फॉर्मर ग्लोरी जो उसके भूतपूर्व, जो उनके भूतपूर्व जो ख्याति हैं, जो उनके भूतपूर्व गौरव हैं अभी एग्जिस्ट नहीं करता है, अभी मौजूद नहीं है। आगे लिख रहे हैं इन ट्राइंग, इन मैंने ट्राइंग मैंने प्रयास में, टू लर्न सीखने के प्रयास में, फ्रॉम देम उनसे, फ्रॉम देम का मतलब है उनसे सीखने के प्रयास में, द यूरोपियंस इमेजिन यूरोप के जो लोग हैं वे सोचते हैं, दैट कि दे विल अवॉइड द मिस्टेक्स ऑफ ग्रीस एंड रोम यूनान एवं रोम के जो गलतियों से सीखने से बचते हैं। कह रहा है कि यूरोप्स के जो लोग हैं, यूरोपियंस इमेजिन मतलब यूरोप के लोग इमेजिन करते हैं या सोचते हैं, दैट कि दे विल अवॉइड वे लोग बचेंगे, मिस्टेक्स गलतियों से, ऑफ ग्रीस एंड रोम अर्थात ग्रीस एंड रोम यूनान एवं रोम की गलतियों से बचेंगे। मतलब क्या कि जो यूनान एवं रोम के लोग गलती किए हैं वो गलती करने से वे लोग बचेंगे। कौन? यूरोप के लोग। ये यूरोप के लोग सोचते हैं और उसे सीखते हैं। आगे लिख रहा है कि सच इज दियर पिटिएबल कंडीशन, सच इज दियर पिटिएबल कंडीशन, सच जैसा, इज हैं, दियर पिटिएबल कंडीशन दयनीय अवस्था, हालांकि उनकी जो अवस्था है बहुत ही दयनीय अवस्था है। तो ये रहा पहला स्टेंजा और कल से अगले वीडियो में पढ़ेंगे दूसरे स्टेंजे से। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग इतना पढ़ेंगे और लाइन बाय लाइन और फिर से अपने आप से इसका अर्थ निकालेंगे। जय हिंद।